नितिन याहू के सामने अभी किसी साहब ने लिखा, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि नितिन याहू के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई है, क्योंकि एक तरफ आवाम जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है इजराइल में, और दूसरी की जंग बंद करो, और दूसरी तरफ अगर जंग बंद करते हैं तो जिनके ये पैसे लिए हुए हैं, मतलब जिनके ये कर्जदार बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, तो वो इनकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब इनका होगा क्या, क्या लग रहा है आपको? देखिए क्योंकि सिचुएशन जो है वो बहुत ही बस्ट हो गई है। देखिए जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो अंधभक्तों के नेता हैं। ठीक है। वो एक जो अंधभक्त हैं वहां के ऊपर, जो अभी भी ट्रक के आगे खड़े हो गए जाकर, जो जा रहा था, एक ट्रक जा रहा था मदद लेके उसको, ह्यूमैनिटेरियन एड को, कि हम नहीं जाने देंगे। तो जो ये जो है, जिन कट्टरपंथियों के नेता हैं, वो कट्टरपंथियों का ग्रुप इनके साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन इसराइल के अंदर भी इस वक्त दो फाड़ हो गए हैं। एक वो जो जिसकी तादाद ज्यादा है, जो जंग रोकने की बातचीत कर रहा है, सीज फायर की बातचीत कर रहा है, इनसे कह रहा तुम कैप्टिव नहीं ला पाए, तुम लोगों को मरवा रहे हो, तुमने सबको झूठ बोला। दूसरे ये कह रहा है कि भैया हमने तो तुमको ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए हम तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं, तुम ग्रेटर इसराइल क्या वहां पर फिलिस्तीन को लिबरेट कराने के लिए गए? कुछ नहीं। और वो आसमानी किताबों में लिखा हुआ है, हम जब इतनी कुर्बानी देंगे। देखिए असल में एक जो है ना, वो एक जो अपनी जो किताब जो लोग लेकर उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं बातचीत को, तो वो ग्रुप तो अभी भी खड़ा हुआ है, वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ है। तो बेंजामिन नेतन्याहू अगर जंग रोकते हैं तो वो ग्रुप जो है, वो आपको पता है कि इससे पहले जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, उसमें जब ओस्लो अकॉर्ड के अंदर समझौता हुआ, किसी हार्डकोर ग्रुप ने उस वक्त का जो जो प्राइम मिनिस्टर था उसको मार दिया। इन्हीं जायनिस्ट ने मारा। किसको? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को। क्यों? उसने ओस्लो अकॉर्ड साइन कर दिया। तो अब क्या होगा? दो ही तरीका है, क्योंकि जब ये कंप्रोमाइज होगा, इस पे साइन तो करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। तो या तो इस बीच में नो कॉन्फिडेंस लाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को हटाकर दूसरा कोई साइन करेगा। ठीक है। तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए तो बड़ी मुसीबत है। और जाहिर सी बातचीत है कि जब जालिम अपने जुल्म के ऊपर सब कुछ भूल जाता है तो उसका अंजाम यही होता है। ये जी समझ लीजिए कि ये मौत मांगेंगे, ये मौत मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है, ना इनकी सीट रहेगी, ना इनको लोग चैन से रहने देंगे, ना वो उनके अंधभक्त जिनके भरोसे के ऊपर ये ग्रेटर इसराइल बना रहे थे वो, और जिस अमेरिका और ब्रिटेन के कंधे के ऊपर खड़े हुए थे, वो इस वक्त फुल फ्लैश जंग करने के मूड में नहीं है। वो जंग इसराइल की वजह से पूरी दुनिया जंग ले ले, इसमें भाग गए। ऐसा नहीं है कि यूरोप या अमेरिका या ब्रिटेन जो है कोई हमदर्दी है उनको फिलिस्तीन से। अगर फिलिस्तीन से हमदर्दी होती तो यूएनआरएडब्ल्यू का जो एड है, जापान तक ने एड के अंदर पैसा देने से इनकार कर दिया। ये वही जापान है जिसके ऊपर अमेरिका ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी बनाया। जर्मन ने, ये वही जर्मन है कि जिन्होंने जो है होलोकास्ट किया और यहूदियों को मारा। ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? यानी वो जो फंड था यूएनआरएडब्ल्यू का, वो इसी वास्ते था कि जो फिलिस्तीनी यहां से पूरी तरीके से रिफ्यूजी हो गए हैं, कहीं के ऊपर भी हैं, उनको मदद की जाए, या जिनके घर द्वार नहीं है वो, उनके पैसों को रोकने की बातचीत कर दी। तो आप ये देखें कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है इसके अंदर। तो वो सब जो है भी सामने रखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जी हमदर्दी में शौकत नहीं, भारती सर। ये जी जंग अमेरिका और इसराइल के गले की हड्डी बन, अमेरिका के नहीं, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप सबके गले की हड्डी बन गई है। तो अब बिल्कुल। फिर इसराइल भी जाता दिखाई दे रहा है। तो ये सीज फायर करके, ये पीस करके, ये कंडीशंस को मान के, ये फिलिस्तीन को फ्री करके एहसान नहीं कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अपने अड्डे बचा रहे हैं, अपने यहाँ की महंगाई होने से बचा रहे हैं, जंग लड़ने के लायक नहीं है। दूसरी बात, इसराइल को किसी भी सूरत में थोड़ा ही सा इसराइल हो खत्म ना हो जाए, उसको बचाने का खेल कर रहे हैं ये। जी बिल्कुल शौकत भारती साहब,
असद साहब ने कहा कि मेरा जिक्र नहीं हुआ, तो बहरहाल असद साहब का खैर मकदम है। मैं और एक ऑनलाइन इंजीनियर अर्निंग सोर्स क्या है, उन्होंने कहा मेरा नाम जो है वो शुएब अहमद है। जी शुएब भाई, खैर मकदम है। शौकत भारती साहब, कल भी लोग जानना चाहते थे और आज भी, और हम भी जानना चाहते हैं, एक तो कि ये जो टू नेशन थ्योरी पर बातचीत हो रही है और जो खाका बन रहा है, तो इसमें फिलिस्तीन को कितना हिस्सा मिलेगा, क्या उसमें? और एक साहब ने यह भी पूछा है कि क्या मस्जिद अल अक्सा इसमें आएगी, या क्या इसका क्या नक्शा क्या होगा अगर टू नेशन की हम सिर्फ अभी बात करें तो कितना हिस्सा देखिए फिलिस्तीन को मिल जाएगा? देखिए, दो चीजें हैं। लैंड के बारे में तो हम नहीं कह सकते कि लैंड जो 1967 में है वो लैंड ये इनको अभी देंगे, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि जो जेरूशलम का मामला है, ठीक है, अभी तो बात हो रही कि गजा से और जहां से इनकी फौजें वापस जाएं, सेटलर्स को पीछे ले जाए, यानी फिलिस्तीन की जमीन पर वेस्ट बैंक में जैसे 4 मुस्लिम्स रह रहे हैं, उसके बगल उसके उसके पीछे इन्होंने मान लीजिए कि एक यहूदी को, एक इस तरह की इनका फोर्स है क्योंकि सब ट्रेंड किए हुए हैं। इस तरह से जो उन्होंने सेटलर्स की जो आबादी वहां के ऊपर बसा रखी है, वहां सेटलर्स नहीं रहेंगे। सेटलर्स नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ी बातचीत है। दूसरी बात जो है, जेरूशलम जो है वो जेरूशलम पर तीनों का वो इबादत का वो है, वहां के ऊपर क्रिश्चियन भी, वहां पर मुसलमान भी, वहां पर ज्यूज भी, वो तीनों को आने जाने की कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। जाहिर सी बातचीत है कि उसका चार्ज जो है वो जॉर्डन के ही पास है, मुतवल्ली तो जॉर्डन ही ना, ये तो इलीगल तौर के ऊपर वहां के ऊपर जाने से रोकते हैं। तो फिर उसके मतलब ये कि जॉर्डन के अंदर ये जाने से भी नहीं रोक पाएंगे, वो क्या नाम है, जेरूशलम के अंदर जाने से नहीं रोक पाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि फ्री पैलेस्टाइन जहां तक है वहां के ऊपर, जेरूशलम को तो पहले भी आजाद रखा गया। जब बंटवारा हुआ था इजराइल का और फिलिस्तीन का, उसमें जेरूशलम को अलग रखा गया। लेकिन आप ये बताइए कितनी बड़ी बातचीत है, जो गजा खत्म करना जा रहे थे, जो बाकायदा तौर के ऊपर बिनगोरियन कैनाल निकालने जा रहे थे, जो गजा को बिल्कुल मटिया मेट करके वहां से गैस और ये सब चीजें लूटना चाह रहे थे, वो सब छोड़ के जाएंगे जहां वो कब्जा कर चुके थे, जहां झंडा लगा चुके थे बाकायदा तौर के ऊपर, जहां पर सेटलर्स को आबाद करने की बात कर रहे थे, जहां पे कह रहे थे यहां पर ये बनेगा, यहां पर ये प्लॉट होगा, यहां पर ये होगा, उसका नक्शा तैयार हो चुका था बाकायदा तौर के ऊपर। और गेम ऑफ ग्रेटर इसराइल चल रहा था। कहाँ आप हम्म। वहां जहां पहुंचे, इतनी कुर्बानी दी, इतने मारे गए, उसके बाद आपने पूरी दुनिया में बदनाम हुए, वार क्रिमिनल्स डिक्लेयर हो गए, आप जेनोसाइड करने वाले डिक्लेयर हो गए, आपने अपनी इंटेलिजेंस की जो इमेज है वो चौपट कर ली, अपने आर्म सबनेशन की इमेज चौपट कर ली। बड़ा टैंक का बड़ा चर्चा था, इंटेलिजेंस का बड़ा चर्चा था, कैप्टिव झूठ ढूंढ नहीं पाए थे। फिर जो जुल्म अभी आएंगे, मैं भी बोल रहा हूं ना कि फिलिस्तीन की जमीन पर इसराइल ने जो जुल्म किया है, जब ये जंग बंद होगी उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया जब वहां पहुंचेगा और जब उन मासूमों की जो बाइट सामने आएंगी, पूरी दुनिया कहेगी अरे बाप रे बाप, इससे ज्यादा जालिम, ये जानवरों से बदतर। जो इमेज थी जीव्स की इमेज जो है, यहूदियों की जो इमेज थी, वो मतलब ऐसा लगेगा ये शैतान है। पूरी दुनिया के अंदर इनकी इमेज खत्म हो जाएगी। सिर्फ इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी इंटेलिजेंस, इनकी मिलिट्री, इनके आर्म सबनेशन के नहीं, इनको लोग जानवर से बदतर समझेंगे। ये जंग तो रुकने दीजिए, इसके बाद मीडिया को जाने तो दीजिए, वहां के दर्द तो सुनने दीजिए। वहां के डॉक्टर्स बताएंगे, वहां के पोप बताएंगे, वहां के मस्जिद के लोग बताएंगे, वहां स्कूल के टीचर्स बताएंगे, वहां जिनका पूरा पूरा परिवार मर गया उनके लोग बताएंगे। आप देखिएगा कि इसमें ये ये बहुत बड़ी जी, अगर ये सीज फायर हुआ, ये समझ लीजिए कि फिलिस्तीनियों की ऐसी जीत है कि जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी मजलूमों की जीत है, इंसानों की जीत है, दुनिया के हर उस इंसान की जीत है जिसने इस जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अगर इसराइल हमास से लड़ता रहता तो कोई कुछ नहीं बोलता। इसराइल ने जो सिविलियंस के साथ किया है वो आप सोच नहीं सकते, वो सोच नहीं सकते।
शौकत भारती साहब, जरा रेड सी पे हम चलते हैं और वहां के क्या हालात हैं, किस तरीके से हौती जो है उसकी क्या पोजीशन है, क्या लग रहा है, क्या है वहां पे अभी, थोड़ा सा अगर अपडेट, थोड़ा सा वहां उस पे बातचीत कर लें। हौती का मामला यह है कि वो जैसे शिकारी जो है जंगल के अंदर अपने टारगेट को लिए बैठा रहता है कि कोई भी, भाई जो गया है हरकत हो। जंगल के अंदर तो जानवर का शिकार खेलने के लिए गया था कि दिखे तो हम मारे। वही काम इनका है कि जो भी जहाज दिखा बाबल मंदब से, जो भी दिखा उस पे इनका फ्लैग। जिसने अपनी तख्ती पे नहीं लिखा कि हमारा इसराइल से कोई रिश्ता, अब तो तख्ती पे लिखा हमारा अमेरिका से, इसराइल से, ब्रिटेन से कोई रिश्ता नहीं है। अब तीन चीजें लिखनी पड़ रही है और उनके ऊपर वो टूट पड़े। वो अपना देख रहे हैं कि वारशिप है, वो नहीं देख रहे हैं कि कमर्शियल है, वो नहीं देख रहे कि मिलिट्री का कार्गो है, वो ये नहीं देख रहे। जब ये उसको बाकायदा तौर के ऊपर कवर करके ले चल रहे थे, बाकायदा तौर के ऊपर उस कवर करने के बाद हौती का तो बस एक ही काम है कि आओ हमारे टारगेट के ऊपर तो हम तुमको बताएंगे, हम तो बैठे हुए हैं। तो रेड सी के अंदर दो अभी अब तक उन्होंने 21-22 मारे हैं, जी 21-22 जहाज। जी ठीक शौकत है तो भारती साहब, एक और आ रहा है कि F-16 नॉर्थ कोरिया के पास जो है हादसे का शिकार हुआ है, ये अमेरिका का F-16 जो है ये हादसे का शिकार हो गया है, तो ये कैसे कोई खबर है क्या इसकी? हो सकता है हुआ हो, क्योंकि वहां पर भी माहौल काफी गर्म है बाकायदा हम्म। तौर के ऊपर। सिर्फ वही गर्म नहीं है, उसके अलावा ब्रिटेन में जब अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर क्या नाम है मिसाइल्स वगैरह भेज दिए वहां के ऊपर, तो रशिया ने भी बाकायदा तौर के ऊपर अपने न्यूक्लियर उनको प्लांट करना शुरू कर दिया है। और उधर आपको पता है कि ये साउथ कोरिया के साथ में जो है मिलकर जो है वहां के ऊपर, और अमेरिका कई जगह अपने क्या नाम है फौज को एक्टिव कर रहा है। तो मे भी पॉसिबल उसके अंदर इनका ये गिर गया हो। और हर तरफ लोग तैयारी किए हुए हैं, ऐसा नहीं। और बहुत ही अ, ये न्यूक्लियर जंग की तरफ ले जा रहा है। तब इसी वास्ते तो उन्होंने सोचा कि एक तरफ हम उधर अपने आप को फंसाएं, एक तरफ यहां फंस गए। वर्ल्ड वार अगर हो गई तो पेंटागन ने ऐसा थोड़ी है कि वो ईरान की हमदर्दी में या फिलिस्तीन की हमदर्दी में या जो है इंसानियत की हमदर्दी में ये सब किया है। ये सब जो इसको रोका जा रहा है, इसकी कोशिश इसी वास्ते अपनी जो नाजायज औलाद जो है बेंजामिन नेतन्याहू को जो दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, डांटा जा रहा है, जो उनको उल्टा सीधा कहा जा रहा है, वो इस वास्ते कि इसराइल खतरे में, मिडिल ईस्ट के बेसिस खतरे में। और मैं फिर कहता हूं कि दुनिया को अगर देखा जाए तो जंग के दहाने के ऊपर ले जाने वाला, दुनिया के अंदर डिवाइड एंड रूल के ऊपर काम करने वाला ये ब्रिटेन और अमेरिका है। ये पूरी दुनिया के लिए सरदर्द है और इन्हीं के कंधे के ऊपर इसराइल नाच रहा है। आज देखिए क्या कह रहे हैं कि हम फोर्सफुली कंप्रोमाइज कराएंगे, हम अपनी हम्म। ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ब्रिटेन साहब आज बयान दे रहे हैं हम्म। हम इरिवर्सेबल हैं, हमने जो फैसला कर लिया है कि फिलिस्तीन तो रहेगा। आए फिलिस्तीन की बातचीत कर रहे हैं, फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहे हैं, जंग से बचने की बातचीत कर रहे हैं। वो समझ चुके कि अब ये नहीं होगा तो जंग तो शुरू ही है ना। उधर से हिजबुल्लाह शुरू किए, उधर से हमास शुरू किए, उधर इस्लामिक रेजिस्टेंस शुरू किए, इधर से हौती शुरू किए, लेकिन जंग का। आखिरी आखिरी सवाल शौकत भारती साहब, और उसके बाद गुफ्तगू का, कि इस पूरे मामले में अगर देखें तो क्या नहीं लग रहा है कि ईरान की धमक जो है वो दूर दूर तक सुनाई दे रही है इस पूरे मामले में, अगर हम देखें तो? देखिए साहब, ईरान को बार बार अमेरिका का थ्रेट देना, इसराइल का थ्रेट करना, ब्रिटेन का थ्रेट करना, ब्रिटेन ने भी सैंक्शन लगाया। कल उन्होंने अपने उनके एम्बेसडर को बुला के कहा कि ये सब खत्म करो। ठीक है, सारा ईरान 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 करना और ये कहना साहब ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान हथियार दे रहा है, ईरान ये कर रहा है, ईरान इंटेलिजेंस है। तो ये तो खुद जो है, जो दुश्मन है ईरान का, वो खुद ईरान की धमक मान रहा है। ठीक है, तो अब इसमें इसमें ये तो बिल्कुल शीशे के तरीके से साफ है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि इसमें ये गजा की भी जीत है,
ये ईरान की भी जीत है। ये उन बेवकूफों को जवाब था जो दूसरे ही दिन कह रहे थे ईरान क्यों नहीं कूद रहा, ईरान क्यों नहीं बोल रहा, ईरान क्यों नहीं कर रहा। उनको नहीं, समझ में आया कि बिल्कुल। समझदारी से, और समझदारी होनी भी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि इंसानी जी जान बिल्कुल। बचे। जंग नहीं कोई बिल्कुल, मजा हम तो लेने की हम चीज नहीं है। जी जंग जी से जी जी पता हम नहीं कितनी बर्बादी हुई है, और जो बर्बादी का बिल्कुल। और आप हर देखे वो अमेरिका हो सकता है, वो ईरान नहीं हो सकता।